विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेजर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका नाम है विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। विद्यार्थियों, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी मेजर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जो है, इस सेकंड पेपर की 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए कौन कौन से प्रश्न पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा या कौन कौन से प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं यूनिट वाइज, यानी 5 यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्नों को देखना है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप तक लेकर आए हैं। यह वीडियो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक रहेगा। यहां पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को भी टच करें, पर हिंदी लैंग्वेज को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यदि दोनों लैंग्वेज का मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं वीडियो की लेंथ शॉर्ट रहे ताकि आपको भी देखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। विद्यार्थियों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमें यह देखने में आ रहा है कि आप वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके साथ बने रहें। देर ना करते हुए हम चलते बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी प्रथम वर्ष केमिस्ट्री मेजर सेकंड पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2025-26 और आगे आने वाले वर्षों के लिए। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम दिया हुआ भारतीय कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान। पहला प्रश्न है, भारतीय सभ्यता में रसायन विज्ञान के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडियन सिविलाइजेशंस। दूसरा प्रश्न जो हमें पढ़ना आवश्यक है वो है, प्राचीन भारत में मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान के विकास और उसके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेटलर्जी इन द एंसेंट इंडिया। अगला प्रश्न की बात करते, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, आयुर्वेदिक और रसायन विज्ञान के बीच में संबंध पर प्रकाश डालिए। इल्यूस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द आयुर्वेदा एंड केमिस्ट्री। चौथा प्रश्न पहली यूनिट में आपको पढ़ना होगा, प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान की विशेषताएं और आधुनिक रसायन विज्ञान पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेंट इंडियन केमिस्ट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री। पांचवा प्रश्न है, वारामिहिर के वैज्ञानिक योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ वारामिहिर। छठा प्रश्न है, वारामिहिर के प्रमुख पुस्तक व्रत संहिता में रसायनों से संबंधित तथ्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द केमिकल फैक्ट्स ऑफ वारामिहिर मेजर वर्क व्रत संहिता। सातवां प्रश्न है, वात्स्यायन के विचारों में रसायन एवं भौतिक विज्ञान के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स इन वात्स्यायन थॉट्स। आठवां प्रश्न है, वात्स्यायन के ग्रंथों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइंटिफिक अप्रोचेस इन वात्स्यायन टेक्स्ट। नौवां प्रश्न है, कणाद के परमाणु सिद्धांत का विस्तृत से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कणाद एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल। 10वां प्रश्न पढ़ना होगा आपको, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की रचना और उसके गुणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन वैशेषिक फिलोसॉफी। 11वां प्रश्न है, आचार्य नागार्जुन के रसायन विज्ञान के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आचार्य नागार्जुन कंट्रीब्यूट टू केमिस्ट्री। 12वां प्रश्न है, आचार्य नागार्जुन की प्रमुख रचना रस रत्नाकर के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आचार्य नागार्जुन मेजर वर्क रस रत्नाकर। 13वां प्रश्न, चरक के आयुर्वेद में रसायन विज्ञान के उपयोग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द यूज ऑफ केमिस्ट्री इन चरक आयुर्वेदा। 14वां प्रश्न है, चरक संहिता में औषधि निर्माण की विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन इन द चरक संहिता। 15वां प्रश्न, सुश्रुत के चिकित्सा एवं रसायन विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सुश्रुत कंट्रीब्यूशन टू द मेडिसिन इन केमिस्ट्री। 16वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता
में रासायनिक प्रक्रियाओं को और औषधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस एंड मेडिसिन इन सुश्रुत संहिता। 17वां प्रश्न है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के जीवन चक्र के वैज्ञानिक कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइंटिफिक वर्क ऑफ द आचार्य पीसी रॉय यानी प्रफुल्ल चंद्र रॉय। 18वां प्रश्न है भारतीय रसायन विज्ञान के विकास में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के योगदान को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द डिटेल आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। 19वां प्रश्न है बंगाल केमिकल्स की स्थापना और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द बंगाल केमिकल्स। 20वां प्रश्न है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। 21वां प्रश्न है प्राचीन और आधुनिक भारतीय रसायनज्ञों के योगदान की तुलना कीजिए। कंपेयर द कंट्रीब्यूट्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। 22वां प्रश्न है भारतीय रसायन विज्ञान के विकास में आयुर्वेदिक धातु विज्ञान और दर्शन की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयुर्वेदा मेटलर्जी एंड फिलोसॉफी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। 23वां प्रश्न भारतीय रसायन विज्ञान के इतिहास के प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। 24वां और आखिरी प्रश्न है भारत रसायन विज्ञान का प्राचीन केंद्र है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया हैज बीन एन एसेंट सेंटर ऑफ केमिस्ट्री। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं 24 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप ये देखेंगे कि सर प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा बता दी आपने। अरे भैया यूनिट भी तो बड़ी है, टॉपिक भी तो बड़ी है। चरक के बारे में पढ़ना, आपको नागार्जुन जी के बारे में पढ़ना, सुश्रुत के बारे में पढ़ना, पीसी रॉय के बारे में पढ़ना, बंगाल केमिकल एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। तो इतने टॉपिक है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा इसमें कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। आगे चलता हूं मैं यूनिट नंबर 2 की तरफ जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये भी यूनिट थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद फिर अगली जो यूनिट आएगी तीसरी, चौथी, पांचवी थोड़ी सी छोटी रहेगी। बात करते हैं यहां पर रसायनज्ञों के लिए गणित की यूनिट नंबर 2। इसमें दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है आपको। कंप्यूटर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर और यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग। अब यहां पर मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं। पहला प्रश्न है सीधे रेखा के समीकरण y इक्वल टू mx प्लस सी की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा प्रश्न है रसायन विज्ञान में अरनियस समीकरण या बेयर लैम्बर्ट नियम के संदर्भ में ढलान यानी स्लोप और अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अरनियस इक्वेशन ऑफ द बेयर्स लैम्बर्ट लॉ इन केमिस्ट्री। तीसरा प्रश्न लॉगरिथम के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। डिस्क्राइब द मेन रूल्स ऑफ लॉगरिथम। चौथा प्रश्न है पीएच गणना और प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक के निर्धारण का लघु गुणक संबंधों की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल लॉगरिथम्स रिलेशनशिप्स इन कैलकुलेशन पीएच एंड डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पांचवा वक्र रेखा चित्रण यानी कर्व स्केचिंग से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कर्व स्केचिंग। छठा प्रश्न विभिन्न प्रकार के रासायनिक डेटा जैसे अनुमापन वक्र या अधिशोषण समतापी को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करने की विधि को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेथड रिप्रेजेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल डाटा सच एज ए टाइट्रेशन कर्व ऑन एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफिकली। सातवां प्रश्न अवकलन की परिभाषा और उसके भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आठवां प्रश्न निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। डिफरेंट यहां पर दिया हुआ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन जैसे kx e की पावर x, x की पावर n, sin x और log x। नौवां प्रश्न है मैक्सिमा एंड मिनिमा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निविष्ट जिसको हम कहते हैं। 10वां प्रश्न है थर्मोडायनामिक्स में ऊर्जा के न्यूनतम मान या एंट्रोपी के अधिकतम मान को ज्ञात करने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। किसका, मैक्सिमा और मिनिमा का उपयोग कैसे किया जाता है। ये जो प्रश्न 10वां प्रश्न है ये 9वें प्रश्न से कोरिलेट करता है, याद रखिएगा। 11वां आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशियल क्या है। आदर्श गैस समीकरण P इक्वल टू nRT के रेफरेंस में आंशिक अवकलन के अनुप्रयोगों को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां प्रश्न समाकलन की परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए। इंटीग्रेटेड द फॉलोइंग फंक्शंस e की पावर x, x की पावर n, sin x और log x। 14वां प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान में कंप्यूटर की भूमिका पर एक विस्तृत लेख लिखिए। राइट डिटेल्स आर्टिकल्स ऑन द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन द मॉडर्न केमिस्ट्री।
15वां प्रश्न, डेटा विश्लेषण और आणविक मॉडलिंग मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, हाउ आर कंप्यूटर यूज्ड इन द डाटा एनालिसिस एंड द मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। 16वां प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 17वां प्रश्न है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो के बीच में मुख्य अंतर लिखिए। 18वां प्रश्न है, प्रयोगशाला प्रबंधन में विंडो आधारित सॉफ्टवेयर के क्या लाभ है। 19वां प्रश्न है, एमएस वर्ड का उपयोग एक रिसर्च पेपर तैयार करने में कैसे किया जाता है, इसके केमिकल फार्मूला और टेबल्स को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया बताइए। 20वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में केमिस्ट्री रसायनज्ञों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण क्यों माना जाता है, प्रयोगात्मक डेटा से ग्राफ बनाने, स्लोप की गणना करने और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। 21वां प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट के माध्यम से एक प्रभावी वैज्ञानिक प्रस्तुति यानी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके एनिमेशन और रचनात्मक चित्रों का उपयोग के महत्व को समझाइए। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर 21 प्रश्न देखे वो यूनिट नंबर कौन सी थी, यूनिट नंबर 2 थी। अब आगे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। पहला प्रश्न है, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान की परिभाषा है, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। दूसरा प्रश्न है, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के अंतःविषयक प्रकृति को समझाते हुए बताइए कि जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से कैसे संबंधित है। एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। तीसरा प्रश्न है, सैंपलिंग से आप क्या समझते हो, एक आदर्श सैंपल की क्या विशेषताएं होना चाहिए। चौथा प्रश्न, सांख्यिकीय विश्लेषण के मीन और मीडियन के बीच में डिफरेंस को बताइए। पांचवा, एक्यूरेसी यानी सटीकता और परिशुद्धता यानी प्रिसिशन में उपयुक्त उदाहरणों के साथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न, क्या कोई माप परिशुद्ध हो सकता है, लेकिन सटीक नहीं, समझाइए। कैन बी मेजरमेंट बी प्रीशियस बट नॉट एग्जैक्ट, एक्सप्लेन। सातवां, संश्लेषणात्मक मापों में त्रुटियों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ एरर इन एनालिटिकल मेजरमेंट। आठवां, व्यवस्थित सिस्टमैटिक और रैंडम त्रुटियों को कम करने के उपाय बताइए। नौवां प्रश्न है, सिग्निफिकेंट फिगर के महत्व को समझाइए। 10वां प्रश्न है, मास और वेट के बीच में वैज्ञानिक अंतर स्पष्ट कीजिए। रसायन विज्ञान में द्रव्यमान का मापन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। 11वां प्रश्न है, मोल और मिलीमोल की अवधारणा को समझाइए। एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है। 12वां, एसआई यूनिट्स के महत्व पर प्रकाश डालिए। किन्हीं 5 आधारभूत एसआई इकाइयों को उनके प्रतीकों के बीच में उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। मोलरता और मोललता और नॉर्मलता की डेफिनेशन दीजिए और उनके मैथमेटिकल फार्मूले को भी लिखिए। 14वां प्रश्न है, पीपीएम पीपीबी कंसंट्रेशन का जो मेजरमेंट करने की यूनिट से उनका इस्तेमाल क्यों होता है और बहुत कम सांद्रता वाले विलय के लिए इनका महत्व समझाइए। 15वां, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको समझाइए और इक्विवेलेंट वेट की गणना यानी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, तुल्य की भार कैसे ज्ञात किया जाता है। 16, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए। 17वां, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण गणनाओं में किस प्रकार सहायक होती है। 18वां और आखिरी प्रश्न, लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक की अवधारणा को एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। वैसे ये यूनिट नंबर 3 थोड़ी छोटी है, याद रखिएगा। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। पहला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की परिभाषा लिखिए, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। दूसरा, क्रोमेटोग्राफी के मूल सिद्धांत यानी प्रिंसिपल की व्याख्या करें और गतिमान अवस्था यानी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यानी स्थिर अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी में रिटेंशन टाइम यानी और आरएफ वैल्यू से आप क्या समझते हो, इनका क्या महत्व है। चौथा प्रश्न, अधिशोषण यानी एब्सॉर्प्शन और पार्टीशन यानी विभाजन क्रोमेटोग्राफी के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। यह तकनीक प्रोटीन के पृथक्करण में कैसे उपयोगी है। छठा प्रश्न, पेपर क्रोमेटोग्राफी के विभिन्न प्रकार आरोही, अवरोही और वृत्ताकार के तुलनात्मक विवरण दें। सातवां, पतली परत क्रोमेटोग्राफी यानी टीएलसी का उपयोग प्रयोग विधि का वर्णन करें। इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी से बेहतर क्यों माना जाता है। आठवां, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और प्रायोगिक चरणों का वर्णन करें। एक अच्छे एडसोर्बेंट के चयन के लिए किन मानदंडों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नौवां, कॉलम को पैक करने की विभिन्न विधियां जैसे वेट एंड ड्राई पैकिंग पर चर्चा करें यानी बताएं। 10वां प्रश्न, गैस क्रोमेटोग्राफी में इंस्ट्रूमेंटेशन का चित्र सहित वर्णन करें। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहक गैसों के गुण क्या होना चाहिए। अगला, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीसीएल
HPCL को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है, इसके मुख्य घटक क्या है और यह दवा विश्लेषण यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्यों महत्वपूर्ण है। 12वां, क्रोमेटोग्राफी में कॉलम के प्रकार और उनके चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान और फोरेंसिक जांच में क्रोमेटोग्राफी के प्रमुख अनुप्रयोगों की सूची बनाइए। और 14वां और आखिरी प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक के मुख्य लिमिटेशन यानी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। विद्यार्थियों आगे आखिरी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, याद जरूर कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के विभिन्न क्षेत्र जैसे यूवी, विजिबल, आईआर के उनकी वेवलेंथ के क्रम को व्यवस्थित करें। तीसरा प्रश्न, लैम्बर्ट-वियर लॉ का गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इस नियम की प्रमुख सीमा यानी लिमिटेशंस क्या है। चौथा, निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए, एब्सॉर्बेंस यानी अवशोषण, मोलर अवशोषणशीलता, मोलर एब्सॉर्बिलिटी, उपकरण और कार्यप्रणाली इंस्ट्रूमेंटेशन। पांचवा, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक कैलोरीमीटर के बीच में डिफरेंस क्या है, फोटोमीटर की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करें। छठा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विभिन्न घटक जैसे प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर के कार्यों को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। सातवां प्रश्न है, कार्बनिक अणुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार की व्याख्या करें। आठवां, कंजुगेशन संयुग्मन का अवशोषण स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से समझाइए। नौवां, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित करें। 10वां, निम्नलिखित स्पेक्ट्रम बदलावों के कारण और उनके प्रभावों की विवेचना करें। डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स जैसे बेंथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इनके बारे में आपको बताना होगा। 11वां, आणविक कंपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या है, तनन यानी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग यानी बंकन कंपनों के बीच में अंतर बताएं। 12वां प्रश्न है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेफरेंस में हुक का नियम क्या है, यह कंपन आवृत्ति यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करने में कैसे मदद कर सकता है या मदद करता है। 13वां प्रश्न है, आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट रीजन का क्या महत्व है, यह किसी अज्ञात यौगिक की पहचान में कैसे सहायक होता है। 14वां, सिलेक्शन रूल यानी चयन नियम क्या है, आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव अणुओं के बीच में उदाहरण सहित समझाइए। 15वां प्रश्न है, कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स और एनॉन्स में यूवी स्पेक्ट्रा की विशेषताओं का वर्णन करें। 16वां प्रश्न है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके आप विभिन्न क्रियात्मक समूह जैसे OH, CO, COOH की पहचान कैसे करेंगे, यह प्रश्न है। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा पिछले यानी कि लगभग 18 से 20 मिनट से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर बताइएगा और जाते जाते अभी तक यदि आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम हमेशा आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बीएससी फर्स्ट ईयर फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट मेजर केमिस्ट्री पेपर सेकंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला वीडियो जब भी आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मेजर केमिस्ट्री के तीसरा पेपर भी वहां पर उपलब्ध होगा, वहां पर आप देखिए। तो इसी के साथ हम विदा करें। जय हिंद, जय भारत।